अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः माघ शुद्ध तृतीया दिनांक 24 जानेवारी 2023। चरक इंद्रिय स्थान अध्याय 6। शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। उरो युक्तो बहुश्लेष्मा नीलपेत पीतस्थलोहिता सतंचवते यस्य दुरात्तं परिवर्षे रुष्टरोमा सांद्रमूत्रः शूनः कासज्वरार्दितः क्षीणमांसो नरो दूरात् वर्षो वैद्येन जानता। तो रुष्टरोमा इस प्रकार से रोमांच खड़े हुए हैं, इस प्रकार से सांद्र मूत्र, मूत्र सांद्र इस प्रकार का है। शूनः कासज्वरार्दितः, सूजन है और कासज्वर ये है। क्षीण मांसा नरहा दूरात वर्षो वैद्येन जानता। तो ये थोड़ा सा जनरलाइज्ड इस प्रकार का है कि ये दूर से ही उसको त्याग इस प्रकार का करना है। त्रयः प्रकोपिता यस्य दोषाः कष्टाभिलक्षिताः कृशस्य बलहीनस्य नास्ति तस्य चिकित्सिता। तो बहुत कष्ट से जिनके बारे में जानकारी चलती है, इस प्रकार से अगर तीनों दोष प्रकोपित है और कुश और बलहीन व्यक्ति है तो उसके लिए चिकित्सा नहीं है। ये कुश और बलहीन ये काफी जगह पे आता रहता है। राजा यक्ष्मा में भी इसी प्रकार का निर्देश है कि अगर एकादश रूप राजा यक्ष्मा भी हो लेकिन बलमांस क्षीण न हो तो साध्य होता है, और त्रिरूप होने के बावजूद भी अगर बलमांस क्षीण है तो नहीं होता है। ये इस प्रकार से ज्वरातिसारो शौफान्ते श्वेथुर्वा तयोः क्षये दुर्बलस्य विशेषेण नरस्यन्ताय जायते। ये भी दिखाई देता है इस प्रकार से ज्वरातिसार के बाद में शोक या शोक के बाद ज्वरातिसार या उन दोनों का क्षय होने के बाद श्वेयथु, इस प्रकार के ज्वरातिसार के बाद श्वेयथु। तो ये खास करके किडनी फेलियर, उदर रोग, इसमें अगर ज्वर के साथ अतिसार इस प्रकार का है, शोथ है और बाद में ज्वरातिसार हुआ या ज्वरातिसार होकर बाद में शोथ आ गया, तो ये रिष्ट लक्षणात्मक समझना है, विशेषतः दुर्बल व्यक्ति के लिए। तो इसमें थोड़ा सजग होना जरूरी होगा, हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये साध्य नहीं है। पांडुरस्य कृशोत्यर्थम तृष्णयाभिपरिप्लुतः डंबरी कुपितोच्छ्वासा प्रत्याख्ययो विजानता। तो पांडुर कृश
तृष्णा से अति परिपूरित, इस प्रकार से तृष्णा से व्याप्त डंबरी, ये शायद उदरस्थ श्वसन है। डंबरी स्तब्धाक्षावलोकी किंवा डंबरी संरंभवान, अरे वा, कुपितः उच्छ्वास यस्य कुपितोच्छ्वासः, तो स्तब्धाक्षावलोकी, जो आंखें स्थिर इस प्रकार की हो गई है, देखना है जो आंखें स्थिर हो गई इस प्रकार से, किंवा डंबरी संरंभवान या संरंभ युक्त, और कुपितोच्छ्वासः प्रत्याख्ययो विजानता। तो ये प्रत्याख्यय है जानकर, इस प्रकार से प्रत्याख्यय में फिर भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि कदाचित सिद्ध हो जाता है और बच जाता है मरीज। तो यावत कंठकता प्राण तावत कार्य प्रतिक्रिया, ये जो सूत्र है उसके आधार पर इन रोगियों की चिकित्सा करनी है, ऐसा तथा ऐसा उसका अर्थ होता है। और बहुत सारे जगह पे इनको चिकित्सा नहीं करनी है, इस प्रकार से भी बताते हैं। तो दोनों में से कौन सा मार्ग चुने, ये एक बड़ा विषय इस प्रकार का है। खास करके मेरी प्रैक्टिस कैंसर में है, और बहुत सारे मरीज असाध्यावस्था में ही आते हैं इस प्रकार से। तो अगर हम ट्रीटमेंट ही नहीं करना चाहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। और भले ही हमारा उद्दिष्ट उसको जीवन दान देना नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, थोड़ा प्रोलॉन्गेशन हो जाए, इतना तो हम कर सकते हैं। होता है ऐसा कि जब ये होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाती है, जीवन थोड़ा मिल जाता है आगे, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है कि अरे इतना हुआ, बाकी एलोपैथी में तो कुछ होने वाला नहीं था, तो ये हुआ है तो अभी ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, ऐसी वो अपेक्षा रखते हैं। लेकिन 6 महीने बाद, बरस 2 बरस के बाद फिर से नौबत आ जाती है, फिर से डिटोरेट होने लगता है, और फिर वहां पे कुछ उपाय काम नहीं करता और डेथ हो जाती है। तो ऐसे हालात में लोग समझते हैं कि पहले तो तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, अब क्या हुआ कि अब रिजल्ट क्यों नहीं मिलने वाला है, इस प्रकार। तो शायद हमें उसके बारे में गौर करना है कि जब आए थे उसी समय में बिल्कुल हालत बेकार थी और चंद ही दिनों में मरने वाला था। तो इस बीच में 6 महीने, 2 बरस, 4 बरस अच्छे निकल गए, उसका समाधान होना जरूरी है। ये बहुत कम लोग समझते हैं। मेरे पास एक लिवर कैंसर की केस थी, उसको मालूम नहीं था कि लिवर कैंसर है करके, इस प्रकार से ट्रीटमेंट चली। और वो खूब बहुत बेकार अवस्था में थी वास्तव में, फिर भी 2 बरस अच्छी तरीके से निकल गए। और बाद में ये फिर से बिगड़ने लगा। तो मैंने फिर से एक बार ये अल्फा प्रोटीन वगैरह करवाया। तब एलोपैथी के डॉक्टर ने उसको बता दिया कि अरे तुम्हें तो कैंसर है, तो एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर है, इस प्रकार से। फिर मरीज ने पूछा कि मुझे फिर इतने 2 बरस तक ट्रीटमेंट चल रही है, ये मुझे कैंसर की ट्रीटमेंट दे रहे थे या क्या दे रहे थे, इस प्रकार से। उसके पति को भी मालूम नहीं था। लड़के लड़कियां मिलके ट्रीटमेंट कर रही थी, इस प्रकार से। तो वो बोलने लगा कि ये ऐसा कैसा किया, इनको पता नहीं चला कि कैंसर है, इस प्रकार से, और 2 बरस तक ऐसे ही ट्रीटमेंट देते रहे वगैरह वगैरह। फिर लड़के लड़कियों ने बताया कि हमें मालूम था और कैंसर के लिए ही ट्रीटमेंट दे रहे थे, 2 बरस तो अच्छे निकल गए। लेकिन इसके बाद जब उसको पता चला, वो एलोपैथी में फिर से चले गए। पति का कहना था नहीं नहीं, हम एलोपैथी की ट्रीटमेंट करेंगे, इस प्रकार। तो ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। तो हमें इन सभी के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। ट्रीटमेंट करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, ये एक अलग बात है। और लोग ऐसा मानते हैं कि
ट्रीटमेंट का मकसद क्या होना है? रोगी ठीक हो जाना चाहिए, यही ट्रीटमेंट मकसद होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। और जब इतने एडवांस स्टेज में केस आते हैं तो मैं बताता हूँ कि पहले हम कोशिश करते हैं कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, फिर प्रोलॉन्गेशन जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें। अगर पेशेंट अच्छा रिस्पांस देता है तो आगे सोचेंगे कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, इसके बारे में प्रयास करना है। तो कुछ लोग इससे बिगड़ जाते हैं मानते हैं नहीं नहीं, अगर आप ट्रीट करने में उसको ठीक करने की बात नहीं करते हैं तो हम दूसरे किसी वैद्य के पास जाएंगे जो हमें आश्वासन देगा कि मैं ठीक करूंगा, इस प्रकार से कुछ चले भी जाते हैं इस प्रकार से लेकिन बाद में पछतावा, जब पछतावा होता है कि दूसरे वैद्य के पास ना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ मिली ना ही प्रोलॉन्गेशन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे भी डेथ हो गई इस प्रकार। तो फिर मैं जो कह रहा था उसका मतलब ध्यान में आता है, लेकिन तब तक तो केस हाथ से पूरी तरीके से छूट चुकी होती है, कुछ नहीं होता इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंट खुद या उसके रिश्तेदार किस प्रकार से सोचते हैं, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ मैंने तो मेरा कर्तव्य कर दिया है, मैंने उनको बता दिया है और आगे भी उनकी ट्रीटमेंट लेनी नहीं है उनको, तो फिर छोड़ देते हैं, आगे कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में। फिर भी मैं बताता रहता हूँ कि आप कम से कम किताब तो पढ़ो। मेरे पास आकर किताब भी नहीं अगर पढ़ी तो आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, ऐसी स्थिति रहेगी। कम से कम आयुर्वेद का व्यू क्या है, अनुभव क्या है, ये तो आप देख पाओगे। आपको ट्रीटमेंट करनी है नहीं करनी है अलग बात है, लेकिन ऐसे हालात में भी लोग बगैर किताब खरीदे निकल जाते हैं, ये भी बात देखी गई है। मैं कहता हूँ खरीदना नहीं है तो ठीक है, मैं फिर मुझसे भेंट ले लो लेकिन किताब पढ़ो करते नहीं है फिर भी। अभी तो ऑडियो बुक अवेलेबल है तो मुझे खर्च करने की जरूरत नहीं, ऑडियो बुक दे देंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे उनकी बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन कम से कम इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ये बात ध्यान में आती ही नहीं है। वो सभी समझते हैं कि दवाइयाँ दे दो, दवाइयाँ से अगर कुछ होता है तो देखते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए प्रयास करेंगे तो दवाई भी नहीं लेनी है, हम दूसरे किसी वैद्य के पास जाते हैं इस प्रकार। और ऐसे लोग देने वाले हैं, बता कर कि हाँ मैं ठीक करूंगा, इस प्रकार से करके देने वाले भी लोग हैं। तो ये अजीब बात इस प्रकार की है। तो स्वार्थ विद्या यशो हानि उपक्रोशम असंग्रहम प्राम्पण्यान्यतम वैद्यो योसाध्यम समुपाचते, ये जो चर का कहना है, ये उत्तरकालीन फल है उदर इस प्रकार का। और ये भाव ऐसा है कि जो अच्छा है बुरा है आपको मिल ही जाता है, लग ही जाता है इस प्रकार से। तो कुछ अच्छे भी रिजल्ट्स आते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, अच्छी तरीके से जी लेते हैं आगे। तो वो तो आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, आपको देव मानते हैं और अन्य मरीजों को भेजते रहते हैं, ये सभी बातें होती है। लेकिन दूसरी जगह बहुत ही एडवांस कैसे हम कुछ नहीं कर पाए इस प्रकार से, तो आपका अपयश भी फैलाते रहते हैं कि नहीं नहीं मैं गाडगिल के पास गया था वहां भी कुछ नहीं हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो मूल रूप में असाध्य है, और केवल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए प्रयास करना है बताने के बावजूद भी लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि नहीं नहीं वो पूरी तरीके से ठीक ही हो जाना चाहिए। जो नतीजे 60-70 बरस के इस अननेचुरल फार्मिंग अननेचुरल लाइफस्टाइल से निकले हैं वो क्या 2-4 दिन में महीनों में ठीक होने वाले हैं? इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग अगर हिस्ट्री है रोग की इस प्रकार से, इतने लॉन्ग स्टैंडिंग कारण कारण है,
तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो ये ठीक होगा, ये समझना ही मूर्खता है वास्तव में। लेकिन ये बात होती रहती है। फिर भी मैं दवाइयाँ देता हूँ, लास्ट स्टेज में भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ नहीं देता, देता रहता हूँ। और अपयश होता भी है तो उसको सहन कर लेता हूँ। या उससे दुष्कृति हो जाती है उसको भी सहन कर लेता हूँ। वरो भूत दया धर्म इत्यार्थेषु भिषग्वरः वर्तते यस्य सिद्धार्थः स सर्वमति वर्तते। अगर मेरे मन में केवल दया भाव इस प्रकार का है, कारुण्य है कि मुझे इसकी कुछ ना कुछ मदद करनी है, चाहे जीवन दान नहीं दे पाऊंगा, फिर भी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मिल सकती है इस प्रकार का। और ये एलोपैथी में भी होता रहता है। एलोपैथी में सिर्फ ऐसा करते हैं कि उसको पैलिएटिव केयर में डाल देते हैं, और फिर उसका फायदा होता है नहीं होता है एक अलग बात है। लेकिन एलोपैथी का डॉक्टर दूर हो जाता है, जो मेन ट्रीटमेंट करने वाला, केमोथेरेपी करने वाला डॉक्टर है वो दूर हो जाता है, और फिर पैलिएटिव केयर में ये बातें चली जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वो तो बताते हैं ये मरने ही वाला था, केवल थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे, और वो भी कैसे कि मॉर्फिन वगैरह देकर इस प्रकार से। इसलिए प्रयास करते रहते हैं, ड्राउजी रखते हैं पेशेंट को। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं है। ड्राउजी नहीं रहेगा तो पेन बहुत ज्यादा होगा इस प्रकार से, और उसके लिए मॉर्फिन देना, बाकी दूसरा कोई चारा ही नहीं है उनके पास। हम तो काफी सोच सकते हैं, दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने के हिसाब से क्या दे सकते हैं नहीं दे सकते इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारा मकसद क्या है, पेशेंट का मकसद क्या है, रिश्तेदारों का मकसद क्या है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे कैसे जाना है ये सोचना है। तो मैं अभी पूछता हूँ कि तुम्हें एलोपैथी के डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या करने के लिए कहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं 2-3 महीने का लाइफ बताया है, ये केमोथेरेपी करोगे तो 2-3 महीने का मिलेगा, नहीं तो नहीं करोगे तो उससे भी जल्दी मौत हो जाएगी वगैरह वगैरह इस प्रकार। और उम्र ज्यादा होती है मरीज की, बल नहीं होता है, फिर भी ये बता देते हैं कि इस प्रकार से करना है। तो मैं बताता हूँ कि ठीक है, आप सोच समझ कर निर्णय कीजिए, आपको एलोपैथी में जाना है नहीं जाना है। मेरा सुझाव है कि मत जाओ। हमारे ट्रीटमेंट करो, मैं भी गारंटी नहीं देता कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एलोपैथी वाले भी गारंटी नहीं देते हैं कि ठीक हो जाएंगे इस प्रकार के। तो कौन सा रास्ता चुनना है ये आपको डिसाइड करना है। फिर ये सब बहस बहस होने के बाद बताते हैं हम दोनों करना चाहते हैं। तो मैं बताता हूँ, मेरा सुझाव तो नहीं है दोनों करने का, क्योंकि वो ट्रीटमेंट हमारे खिलाफ है, वो तो इम्यूनिटी डाउन कर देती है इस प्रकार से, और हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं। तो फिर भी अगर आपको लेना है तो ले लो। बाद में आपके ध्यान में आएगा कि मैं जो कह रहा था वही सही था, एलोपैथी करनी ही नहीं थी इस प्रकार। स्लिपिंग तब तक बहुत देर हो चुकी होती है तो कुछ नहीं हो पाता इस प्रकार का। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है अभी। और हर एक व्यक्ति अपने अपने विचार से, अपने अपने अनुभवों से, अपने अपने जो मार्गदर्शक है उनके आधार पर चलती रहती है। ये काफी अलग हो सकता है। तो सोच समझकर उनसे डील करना है, नहीं तो ये बात मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। हनुमन्या ग्रह तृष्णा बलहासो अतिमात्रया प्राणाश्चोरसी वर्तन्ते यत्कृतं परिवर्जय। हनुमन्या ग्रह तृष्णा बलहासः अतिमात्रया प्राणाश्च उरसि वर्तन्ते, वायवः उरसि प्रकुपिताः भवन्ति, यदि तु जीवितं प्राणा यः उच्यन्ते तदा तस्य उरसि वर्तन्ते, मृत एव पुरुषो भवति। ततश्च तस्मिन् काले हृष्टेन असाध्यतां ज्ञात्वा रोगी परित्यागे वैद्यस्य अप्रसिद्धिर्भवति एव इति कृत्वा प्राणा वायवः इति उच्यन्ते इति ब्रूते। वयं तु ब्रह्म सद्यो मरणीयारिष्टत्वत् एतत् प्रत्यासन्नमृत्युगमकमेव भविष्यति।
तो प्राण केवल उस स्थान में स्थित है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। बाकी जगह नहीं है, तो बाकी शरीर ठंडा पड़ गया है, पड़ रहा है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो उसको छोड़ना ही है, इस प्रकार से ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे हैं। सायं में आयच्छते शर्म न क्वचित् किंचिदपि विन्दति, साम्यत्याय आयच्छते शर्म न किंचिदपि विन्दति, क्षीणमांस बलाहारो मुमूर्षुर अचरांबरः। तो साम्यति आयच्छते, साम्यति का मतलब तना हुआ इस प्रकार का शरीर होगा, या अंधकार में जाना इस प्रकार का हुआ। आयच्छते अंगानि क्षिपति, तो दो गायच्छते ताम्यति च शर्म किंचित न विन्दति, तगमग होना इस प्रकार का थोड़ा सा अर्थ ले सकते हैं। और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्षीणमांस बल आहार, तो क्षीणमांस बल और आहार, मुमूर्षु हर्षिरांबरा, ये तत्काल मरने वाला है, इस प्रकार का समझ ले। तो क्षीणमांस बल आहार ये काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे मरीज अगर देखते हैं तो एक दो दिन में मृत्यु होने वाली है, ये समझ लेना है इस प्रकार से। एक ये कोविड-19 का सिलसिला चल रहा था, तब आशुतोष नानल की एक केस थी, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की। और मूल रूप से उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था। एलोपैथी में कुछ नहीं हुआ, फिर आशुतोष नानल के पास आए, तो 5 बरस अच्छे चले गए। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अच्छे रिजल्ट्स मिले, और फिर अचानक कामला हो गई। तो घर वाले भी मूर्ख थे, वो आशुतोष को छोड़कर केई में चले गए, कामला हुई थी। कई वाले ने कह दिया कि हाँ 5 बरस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रही है, उसी का टॉक्सिक इफेक्ट है ये, इस प्रकार। ट्रीटमेंट का तो सुझाव कुछ नहीं दिया, पेशेंट डिटोरिएट होने लगी, अब कोमा में जाने वाली है, इस प्रकार की परिस्थिति थी। और ये सिर्फ कोसते रहे, नहीं नहीं आयुर्वेद से है, आयुर्वेद से हुआ है, इस प्रकार से। तो किसी ने मेरे नाम का सुझाव दे दिया, मेरे पास आ गए उसके रिश्तेदार। युवा थी, युवती थी एक्चुअली, 32 बरस की, 2 बच्चे थे उसके। तो मैंने कहा कि ये तो घर पे ट्रीट करने वाली ट्रीट केस नहीं है, तो आप चाहते हैं तो पुनर्वसु में एडमिट करेंगे और फिर देखते हैं। तो वो बोले क्या करें, कि एम वाले ने तो नहीं कहा है, दूसरे किसी अस्पताल में जा सकते हैं क्या। मैंने कहा मुझे भी पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन कोविड-19 की टेस्ट नहीं की है। तो जब तक ये आरटीपीसीआर नहीं होती तब तक कोई करेगा नहीं कुछ। आरटीपीसीआर होने के बाद 24 घंटे वैसे ही रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अलग रखेंगे सिर्फ। और फिर उसका निगेटिव रिपोर्ट आता है तो एलोपैथी ट्रीट करने के बारे में सोचेंगे। मैंने अच्युत जोशी से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, जोशी अस्पताल में एडमिट कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे कुछ नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट करेंगे और रख देंगे। तो पुनर्वसु वालों ने कहा कि ठीक है, अगर टेस्ट नहीं की है तो हम रख सकते हैं, लेकिन टेस्ट करवानी ही पड़ेगी। नहीं तो अस्पताल में नो बता सकते हैं, अस्पताल पर नो बता सकती है। बीच केस पुनर्वसु में तो आ गई दिखाने के लिए, इस प्रकार से कंडीशन देखते मुझे लगा कि ये तो आज भी रात निकालेगी नहीं। तो मैंने कहा देखो, अगर आप एलोपैथी में जाना चाहते हो तो मैंने अच्युत जोशी से बात की है, वहाँ जोशी अस्पताल में दाखिल हो जाओ, कुछ नहीं करेंगे, आरटीपीसीआर करेंगे, रिपोर्ट अगर निगेटिव आता है तो आगे सोचेंगे।
और इस बीच में मौत भी हो सकती है, आज रात भी मौत हो सकती है। कंडीशन दिल की इसकी बिल्कुल बेकार इस प्रकार की। तो तुम्हारी राय क्या है, क्या करना है, एलोपैथी में जाना है, आयुर्वेद में रहना है? तो पति ने बोला कि मुझे पक्का मालूम है कि एलोपैथी में तो कुछ होने वाला नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए हमने काफी प्रयास किए थे एलोपैथी में और कुछ हुआ नहीं था। आशुतोष नावल की ट्रीटमेंट से 5 बरस अच्छे निकल गए इस प्रकार से। ये अभी ब्लेम गेम शुरू हो गया कि आयुर्वेद से कामाला हो गई, आयुर्वेद से कामाला हो गई, इस प्रकार से। तो बचने के अगर चांसेस नहीं है तो हम यहीं पे रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। और उसी रात मौत हो गई उसकी। तब 32 बरस की युवती, 2 बच्चों की माँ, इस प्रकार से, और इस प्रकार से मृत्यु हो जाना ये काफी दुखदायक इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी जब एलोपैथी के पास इस प्रकार से लोग जाते हैं तो ये ब्लेम गेम का ही मामला होता है। ये किसी ने पूछा नहीं कि पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस था और उसके लिए एलोपैथी में कुछ नहीं हुआ, आज 5 बरस तक आयुर्वेद से ही ट्रीट हुई। उनकी मूर्खता रही कि आशुतोष नानल के पास फिर से वापस जाना चाहिए था कामाला जब हो गई तब, लेकिन गए नहीं इस प्रकार से। मेरा आशुतोष से उतना ज्यादा पाला नहीं पड़ा है, लेकिन मैंने फिर फोन किया तो वो बोला कि आप ट्रीट करना चाहते हैं तो ट्रीट करो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ये निष्कारण ब्लेम गेम चल रहा है अभी सब इस प्रकार का। तो ठीक है, उसका कहना सही था इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के अगर मरीज आते हैं, अंतिम स्टेज में आते हैं, बहुत अंतिम स्टेज में आते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है इस प्रकार से? तो प्रत्यक्ष चिकित्सा यही बेहतर ऑप्शन है। सभी बातें बताकर ये आज भी रात, आज की रात भी नहीं निकालेगी। अगर करना है तो करेंगे इस प्रकार से, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। विरुद्ध योनयो यस्य विरुद्धोपक्रमा भृशम वर्धन्ते दारुणारोगा शीघ्रम शीघ्रम सह हन्यते। तो विरुद्ध योनि इस प्रकार का या विरुद्धोपक्रम जिसमें हो जाता है, खास करके उदर में अतिसार है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं तो उदर बढ़ता है, अगर निग्लेक्ट करते हैं तो अतिसार से भी मृत्यु होती है। तो विरुद्धोपक्रम हो जाता है। उदर में तो विरेचन देना है, अपने आप विरेचन हो रहा है, अतिसार हो रहा है तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। ये विरुद्धोपक्रम वाली बात हो जाती है और फिर मामला मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो दारुण रोग अगर शीघ्र गति से बढ़ते हैं तो वो शीघ्र गति से मार देता है इस प्रकार से। शीघ्रम स हन्यते, ये रोगी का विशेषण करना चाहिए। सा रोगी शीघ्रम तेन रोगेण हन्यते, नहीं तो हन्यते कर्मणि रूप इस प्रकार का समझ लेना चाहिए। बलम विज्ञानम आरोग्यम ग्रहणी मांस शोणितम एतानि यस्य क्षीयन्ते क्षिप्रम क्षिप्रम स हन्यते। तो बल, विज्ञान, आरोग्य, ग्रहणी, मांस और रक्त, ये जिसके क्षीण हो जाते हैं, क्षिप्रम, तुरंत इस प्रकार के क्षीण हो जाते हैं, क्षिप्रम स हन्यते, तही कहा क्षिप्रम हन्यते, तो उनके जरिए उसकी मृत्यु इस प्रकार की हो जाती है। इसमें विज्ञान भी आ गया है, आरोग्य और गृहिणी, ये एक अजीब है। गृहिणी मांस शोणित, ग्रहण्या बलम अग्निर्हि सचापि गृहिणी बल, तो ग्रहणी क्षीण हो गई तो अग्नि भी क्षीण हो गया, इस प्रकार की बात हो जाएगी। आरोग्य हीयते यस्य प्रकृति परिहीयते सहसा सहसा तस्य मृत्युर्हरि जीवितम्। आरोग्य क्षीण हो जाता है, प्रकृति ही परिहीयते, प्रकृति में भी बदलाव आने लगता है।
तो सुश्रुताचार्य ने जैसे कहा, जायते तु गतायुषी प्रकोपम अन्यथा भावो, ये इस प्रकार से प्रकृति में नहीं होता है। जायते तु गतायुषी, लेकिन गतायु इस प्रकार के लक्षण है तो उसमें ये हो जाता है इस प्रकार से। तो अचानक इस प्रकार का होना ये मृत्यु सूचक इस प्रकार का है। तत्र श्लोकः इत्येतानि शरीराणि व्याधिमन्ति विवर्जयेत् न येषु धीरा पश्यन्ति सिद्धिं कांचित् उपक्रमा। तो इस प्रकार की जो शरीर है व्याधिमत, इस प्रकार से रोग युक्त, उनको विवर्जन करना है, ट्रीटमेंट नहीं देनी है इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा अजीब मामला है। अगर कुछ हद तक क्वालिटी ऑफ लाइफ पा सकते हैं तो शायद क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ट्रीटमेंट दे रहे, ये एक बात हो सकती है, बता कर देखनी है इस प्रकार से। होता है ऐसे कि इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बढ़ जाती है, हो जाती है, तो फिर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है और वो मानते हैं नहीं नहीं ये तो ठीक होना चाहिए अभी इस प्रकार से, और वो होता नहीं। शायद तुरंत होता नहीं है, शायद कुछ महीनों वर्षों के बाद होता है इस प्रकार से। इत्यग्नविषय कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने कथमानि शरीरियम इंद्रियम नाम षष्ठोध्याय। तो ये छठा अध्याय यहाँ पे पूरा हो गया। सप्तमोध्याय अथातः पन्न रूपीय इंद्रियम व्याख्यास्यामः। तो अभी पन्न रूपीय इंद्रिय इस प्रकार से कहते हैं। पन्न रूपम अधिकृत्य कृतम पन्न रूपी दृष्टां यस्य विजानीयात् पन्न रूपम कुमारिकां प्रतिच्छायां मयिम अक्ष्णोः नयनम इच्छित चिकित्सितुम्। पन्न रूपम इति नष्ट रूपम। तो जिसके दृष्टि में पन्न रूपा कुमारी इस प्रकार की कुमारिकाम इति पुरुषांतर नयन गतां कुमारिकां किंवा आतुर नयन गतामेव यदुक्तम हारीते अदर्शनम असंघाते नेत्रे नष्ट कुमारिके प्रतिच्छायामयीम इति प्रतिच्छाया रूपम। ये नष्ट छाया कुमारी का दिखना नयनों में, दृष्टि में, अदर्शनम असंघाते नेत्रे नष्ट कुमारी के, ऐसा कभी देखा नहीं है वास्तव में। हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ किया है क्या, देखा है क्या किसी ने? और पुरुषांतर नयन गतां कुमारिकां, ये तो अजीब है। तो दूसरे के नेत्र में कुमारिका, भी इसका अर्थ नहीं हो रहा है। पिछले बार मैंने क्या किया था मुझे पता नहीं है। अक्ष्णोः प्रतिच्छायामयीम अक्ष्णोः, छाया रूपम। छाया और प्रतिच्छाया, छाया तो सावली, शैडो को कहते हैं,
प्रतिच्छाया क्या है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा देखना चाहिए इस प्रकार से। सुश अर्थ नहीं हो रहा है इसका श्लोक का। नयनों में इस प्रकार से क्या अक्षणो हो, एक का मतलब षष्ठी है या अक्षणो हो, तो दोनों आंखों की प्रतिच्छाया दिखाई नहीं दे रही इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि हिंदी में या योगा जोशी के मराठी के किताब में इसके बारे में कुछ अर्थ करने की कोशिश की है, तो थोड़ा देखो। और दूसरे किसी टीकाओं में कुछ है क्या, तो देखो। तो अगर कुछ पता चले तो यहाँ पे कोट करना है। और पहला ही श्लोक है, उसी के आधार पर नाम रखा गया है। ज्योत्स्नायाम आतपे दीपे सलिला दर्शयोरपि अंगेषु विकृता यस्य छाया प्रेतस्तथैव सा। तो ये तो प्रतिबिंब है, छाया यहाँ पे जो है वो ज्योत्स्ना आतप दीप, इसमें हम छाया कह सकते हैं। सावली जिसको कहेंगे, शैडो कहेंगे। सलीला दर्शय और अपी, सलीला और आदर्श, इनमें तो प्रतिबिंब इस प्रकार का दिखेगा। अंगेश विकृता यस्य छाया, तो अंगों में विकृति इस प्रकार से दिखना छाया में। यथा प्रेत तथैव था, वो प्रेत जैसा इस प्रकार का ही है। तो उसके बारे में इस प्रकार की अगर छायाओं में विकृति आ जाती है, छाया का मतलब यहाँ दो तरीके से फिट करना पड़ेगा। एक तो सावली या शैडो, और दूसरा प्रतिबिंब इस प्रकार से पानी और आईने में प्रतिबिंब इस प्रकार का होगा। तो ये थोड़ा आसान तरीका हो सकता है देखने के लिए। आदर्श तो हम रख ही सकते हैं। और जो इस प्रकार के मरीज है उनकी उनका प्रतिबिंब देखने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आएगी। वैसे दीप भी होता ही है, लेकिन एक तरीके से दिया अगर जल रहा है तो शैडो अच्छी दिखेगी। अभी तीन चार अगर लाइट है विभिन्न एंगल में, तो ये थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का होगा। लेकिन एक ही तरीके से लाइट आ रहा है तो शायद ये छाया अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर अच्छा हो सकता है देखने में। आसान है थोड़ा सा। छिन्ना भिन्ना आकुला छाया हीनावाप्यधिका पिवा नष्टा तन्वी द्विधा छिन्ना विकृता विशिराचया एताश्चान्याश्च याः कश्चित् प्रतिच्छाया विगर्हिताः सर्वा मुमूर्षतां नेया न चेल्लक्ष्य निमत्तजाः। तो छाया और प्रतिच्छाया एक ही जैसे बता रहे हैं कि इसमें अंतर नहीं कर रहे हैं।
छाया उस स्थान पर बनता है जिस स्थान पर प्रकाश की किरणें पहुंच नहीं पाती है, परंतु प्रतिबिंब उस स्थान पर बनता है जिस स्थान पर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या लेंस से परिवार परावर्तित या अपवर्तित होकर एक दूसरे से वास्तविक या काल्पनिक रूप में मिलते हैं या एक दूसरे को काटती है। छाया अगर अच्छी देखनी है तो एक ही लाइट सोर्स होना है क्योंकि दो तीन तरीके से अगर लाइट है तो वो छाया को कम कर देता है। इस प्रकार से प्रतिबिंब के बारे में जो व्यक्ति देख रहा है उसके ऊपर लाइट होना जरूरी है, वो प्रकाश में होना जरूरी है। तो फिर पानी में देख रहे हैं या आईने में देख रहे हैं, तो ये बात हो जाती है कि उसके ऊपर अगर प्रकाश है, वह वहां पे प्रकाश है, उसके ऊपर ही हो इस प्रकार से, तो आईना दिखाएगा विकृत इस प्रकार की अगर छाया है तो। यह कितने लोगों में देखा जाता है मालूम नहीं है इस प्रकार से लेकिन रोग निदान में अगर एमडी कर रहे हैं तो शायद ये बात हो सकती है कि विकृत छाया कुछ मरीजों में दिखाई देती है क्या, इस प्रकार से छाया प्रतिछाया इस प्रकार से। तो प्रतिछाया शायद प्रतिबिंब होगी और छाया ये शायद सावली या शैडो इस प्रकार की होगी लेकिन अच्छी तरीके से देख लेना इस प्रकार के। तो छिन्न भिन्न आकुल हीन अधिक नष्टा तन्वी द्विधा छिन्ना विकृता विशिराचया। तो विशिरा भी बात कही गई है कि सर जो दिखना है वो अच्छी तरीके से दिखता नहीं है इस प्रकार से। अभी नेत्र रोग में ये बात हो सकती है कि लक्षण निमित्तजा जो है वो छोड़ देनी है, तो विशिरा वगैरह इस प्रकार से डबल विजन ये तो दिखाई देते हैं, तो ये नेत्र रोग के जरिए है, तो ये रिष्ट लक्षण नहीं है। लेकिन उसके बगैर अगर इस प्रकार की छाया दिखती है तो समझ लेना चाहिए रिष्ट लक्षण इस प्रकार का है। संस्थानेन प्रमाणेन वर्णेन प्रभया तथा छाया विवर्तते यस्य स्वस्थोपि प्रेते एवं। तो आकृति, उसका प्रमाण, वर्ण और प्रभा, इनसे जो छाया विकृत हो जाती है वो अलग ही हो जाती है इस प्रकार से। तो स्वस्थ होने पर भी वो प्रेत जैसा ही है, तो मरने वाला ही है इस प्रकार से। हे सर्व स्वतः रुग्णाला दिसणे असे आहे की वैद्याला वैद्यों के ध्यान में आना चाहिए रुग्ण को भी समझ सकता है कि ऐसा मेरी छाया या प्रतीक्षाया अलग दिख रही है, ये रुग्ण भी समझेगा और उसके बताने के बाद वैद्य भी देख सकेगा। ये दोनों ज्योत्सना आतप दीप इन सभी में वैद्य भी देख पाएगा या सलीला आदर्श है इसमें। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए और केवल एक दर्पण से बात बनेगी, बाकी कुछ करने की बात जरूरत नहीं है। या एक ही दिया जलाएंगे, बाकी दिए बंद कर देंगे और देखेंगे इस प्रकार से। और इसमें ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं, फोटो निकाल सकते हैं हम इन सभी के और दिखा सकते हैं कि ये विकृत इस प्रकार से है। जर रुग्णाला दिसणे असे असेल तर तो खूपच अटेंटिव्ह असायला हवा। उनको मालूम नहीं है ना कि ये इस प्रकार का परिवर्तन आता है। अगर उसके समझ में आता है, उसको मालूम होता है कि ये इस प्रकार का भी रिष्ट लक्षण होता है, तो ये
हो जाएगा। वर्ण कसा बघायचा? तो मुझे ऐसा लगता है कि श्वेत वर्ण है या गौर वर्ण है और वो काला कृष्ण वर्ण इस प्रकार का दिख रहा है, कृष्ण वर्ण है, गौर वर्ण दिख रहा है, इस प्रकार के जो है ये वर्ण विपर्य इस प्रकार से ध्यान में आएगा। फोटो खींचने पर शायद ये बात पता चलेगी कि उस व्यक्ति का वर्ण और छाया में दिखने वाला जो वर्ण है वो अलग अलग इस प्रकार के है। दोनों को साथ में फोटो खींचेंगे तो शायद ये बात भली भांति इस प्रकार की हो सकेगी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखे और थोड़ा आसान है देखना इस प्रकार से। प्रमाण व संस्थानयोः प्रतिस्वरूपाया छाया बलादिषु जलादिषु या प्रतिच्छाया एवं जलादिषु वर्णप्रभाश्रया वर्णप्रभयोरपि अनुरूपाया छाया तापि प्रतिच्छाया छायां महे लोके। छाया महे लोके, छाया मये होगा शायद। तो जो मैं छाया और प्रतिच्छाया की बात कर रहा हूँ कि सावली और प्रतिबिंब यही ठीक है। प्रमाण और संस्थान से स्वरूप इस प्रकार की छाया जलादिषु या प्रतिच्छाया एवं जलादिषु वर्ण प्रभाषया वर्ण प्रभयोरपि अनुरूपाया छाया। सापि प्रतिच्छाया छायामहे लोके। छाया महे का कोई मतलब नहीं है, मये होना चाहिए। छायामाह, हाँ, आह लोके। ओके, तो ये ठीक है। तो इसको छाया बोलते हैं लोक में, ये ठीक रहेगा। तो मिसप्रिंट कहाँ है ये भी देख लेना जरूरी है। अगर अर्थ नहीं लग रहा तो मिसप्रिंट के बारे में सोचना है। तो ये संस्थानेन प्रमाणेन वर्णेन प्रभया तथा छाया विवर्तते यस्य स्वस्थोपि प्रेत एव था। स्वस्थ व्यक्ति में भी वो प्रेत जैसा ही है एक प्रकार। संस्थानम आकृतिर्ज्ञेया सुषमा विषमाचया विषमाचसा मध्यम अल्पम महत् चोक्तम प्रमाणं त्रिविधम नृणाम्। प्रतिप्रमाण संस्थाना जलादर्शा तपादिषु छाया यासा प्रतिच्छाया छाया वर्ण प्रभाषय। ये तो और अलग बात हो गई। संस्थानम आकृतिर्ज्ञेया, संस्थान जो है वो आकृति समझ लेनी चाहिए। सुषमा विषमाचसा, जैसे उस व्यक्ति है उसी प्रकार के सुषम या विषम इस प्रकार के होनी चाहिए। ओके। हाँ। मध्यम अल्पम महत् चोक्तम प्रमाणम त्रिविधम प्रणाम। मध्य अल्प और महत् इस प्रकार का प्रमाण तीन प्रकार का बताया जाता है। प्रतिप्रमाण संस्थाना जलादर्शा तपादिषु छाया यासा प्रतिच्छाया। तो प्रतिप्रमाण संस्थान इस प्रकार का जल आदर्श आतप वगैरह में जो छाया दिखाए वो प्रतिच्छाया है। छाया वर्ण प्रभाषया, छाया जो है वर्ण और प्रभा के आश्रय में होती है। आगे ये 5 छायाओं का वर्णन है कि महाभूतों से संबद्ध छाया किस प्रकार की है। तो छाया जो है वर्ण और प्रभा के आश्रय से होती है ऐसा कहना है। तो इसके बारे में काफी बहस होनी चाहिए। अभी मैं जब ये देव करके डॉक्टर है ठाणे में और स्कैनिंग करते हैं इस प्रकार से, उनके पास गए थे मैं, निसार और स्वाति राइलकर।
और ऑरा स्कैनिंग का टेक्निक मैंने देखा। तो उनका कहना है कि कैमरा में कोई खासियत नहीं है। मैंने सुना था कि कैमरा में खासियत है, लेकिन कैमरा में खासियत कोई नहीं है। सॉफ्टवेयर जो किरणें हम देख नहीं पाते हैं वो पकड़ पाती है इस प्रकार से। और फिर उसके रंग होते हैं और ये रंग देते भी है। और एक ऑरा दिखाई देता है आकृति का या शरीर का, मस्तक से लेकर उधर वगैरह यहाँ तक ये सब दिखाई देता है। और फिर उसके जरिए इंटरप्रिटेशन होता रहता है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन मूल रूप से चाइना से आया है। अभी जो भी ऑरा स्कैनिंग सेंटर्स है उसमें सब चाइनीज सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। और उसके आधार पर यहाँ पे विकृति है इस प्रकार से बता देते हैं। और फिर उसके आधार पर कुछ अनुमान वगैरह लगाते हैं कि गंभीर अवस्था है नहीं है वगैरह इस प्रकार से बारे में। तो ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है। तो मुझे लगा था कि इसके बारे में हम थोड़ा सोच सकेंगे, तो आयुर्वेद में इसको उठा पाएंगे इस प्रकार। देव सर का कहना था कि ये उन्होंने पंचकोशों के आधार पर भी किया है इस प्रकार से, लेकिन वो रेफरेंस नहीं दे पाए कि कैसे उन्होंने पंचकोश और ये कोरिलेट किया है इस प्रकार से। और उन्होंने एक बात बताई थी कि 14 कुछ बातें हैं ये वेद से ले गई है, ले ली है। और उसका भी कोई संदर्भ नहीं मिला। हमने ये सोचा कि अगर हम इस प्रकार से ऑरा स्कैनिंग करते हैं मरीजों का, उसमें 3 लाख रुपए की लागत है। उसका जो रूम तैयार करना और कैमरा और सॉफ्टवेयर, बेसिकली कॉस्ट सॉफ्टवेयर की ज्यादा है इस प्रकार से। और फिर हमारा निदान हो आयुर्वेद की दृष्टि से, जो हम रेगुलर करते हैं उस प्रकार से। जलादर्शातपादिषु या देहस्य छाया सा प्रतिच्छाया उच्यते, छाया तो वर्ण प्रभाषया पंचभूतात्मिका, योगींद्रनाथ से। हाँ। अभी योगेंद्रनाथ सेन की चिकित्सा स्थान पर टीका उपलब्ध हो गई है जयपुर में। ये इसका पब्लिकेशन हुआ है एनआईए से। तो मुझे कॉपी मिल गई। परसों में दिल्ली में गया था वहां। लेकिन ये चिकित्सा स्थान के आधार पर है। इसके ऊपर भी योगेंद्रनाथ सेन की टीका है, और वो कहाँ पे उपलब्ध है एक बार देखना पड़ेगा इस प्रकार का। तो जलातर दर्शा तपादिशु, ये जो प्रतिच्छाया मिलेगी इस प्रकार से, देह से छाया उसको प्रतिच्छाया कहते हैं। और छाया वर्ण प्रभाश्रया इस प्रकार की बताई गई, वर्ण और प्रभा के आश्रय से होती है। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि हम खुद यहाँ पे एक सेंटर बनाएंगे। लेकिन उस सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं रहेंगे। वैसे 3 लाख ज्यादा लागत नहीं है, इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर कहाँ कहाँ पे विकृतियां हैं, ये अगर बात समझ में आती है, तो उसके आधार पर कुछ निदान और चिकित्सा इस प्रकार की हो सकती है। और उनका तो कहना था कि ये ग्रह बाधा वगैरह भी इसके बारे में इससे पता चलता है। ये तो काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और फिर ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी।
वहाँ वो सभी तरीके की ट्रीटमेंट करते हैं, रेकी से लेकर ज्योतिष या फिर मंत्र चिकित्सा वगैरह वगैरह सभी चिकित्सा करते रहते हैं इस प्रकार से। अब उनके पास काफी मरीज है लेकिन आयुर्वेद निदान हो और उसके आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सा। हेलो, तुम बोलना चाहते हो तो नहीं तो म्यूट करते ही लिखो जो लिखना है। तो मैंने और निशा ने जो सोचा आते वक्त वापस आते वक्त कि हम अपना निदान करेंगे, उसके आधार पर सॉफ्टवेयर बनाएंगे अपने निदान के आधार पर। एक बात ऐसी है कि मैं शारीर के बारे में बहुत बरसों से सोच रहा हूँ कि त्रिस्कंद कोश में हर कोश के साथ शारीर भाव जुड़े हैं। दक्षिण संबद्ध शारीरादि भाव, लक्ष्य संबद्ध शारीरादि भाव, हेतु संबद्ध, कार्य संबद्ध, औषध संबद्ध, रोग संबद्ध, इस प्रकार से तो इन सभी का अगर चयन करेंगे, अलग अलग कोशों में विभक्त हो गया, प्रातिपदिक कोश में ये सभी इकट्ठा हो जाएंगे इस प्रकार। और वैसे हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें शारीरादि भाव मौजूद है। तो एक अलग हम इसमें देना चाहते हैं, शारीरादि भावों से इस प्रकार का निदान या चिकित्सा देना चाहते हैं। तो किसी भी तरीके से शारीरादि भावों के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है, चाहे ग्रहणी हो, चाहे कोलन हो, चाहे हृदय हो, चाहे फुफ्फुस हो, किडनी हो, जो भी है इस प्रकार से वो तो एनाटॉमिकल जो पोजीशंस है उसके आधार पर वहां पे रंग में परिवर्तन आ रहा है वगैरह, ऐसा कुछ अगर देखेंगे तो थोड़ा इसके बारे में सोच सकते हैं। और फिर उसके आधार पर अगर निदान बनेगा तो उसके चिकित्सा के बारे में भी अलगता से सोच सकते हैं। तो मैं कल इसको आगे लेकर चलूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है वैसे। और मैंने उस समय में मैंने उनकी किताब तो पूरी पढ़ ली और स्कैनिंग के बारे में। और डॉक्टर मेहता करके एक एलोपैथी के डॉक्टर है, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को एक प्रेजेंटेशन दिया था और स्कैनिंग के बारे में। और उनका कहना था ये अभी पेट स्कैन वगैरह सब हम निकाल देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे और स्कैनिंग से। ये आसान है, खर्च कम है उसका बहुत। डायग्नोसिस होगा, अभी हो पाएगा नहीं पाएगा ये तो अलग बात है। लेकिन इसमें काफी स्कोप है, लेकिन पायनियरिंग वर्क करना पड़ेगा शुरू में कि ये हमारे दृष्टि से किस प्रकार से निदान कर पाएगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और केवल ये जो अतीन्द्रिय है, हमारे दृष्टिक्षेप में जो किरण नहीं आ रहे हैं, वो इसके जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे तो शायद बात बनेगी। तो प्राची खराटे, अगर तुम बोलना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो यहाँ पे, क्योंकि ये टाइप करो यहाँ पे मैसेज तो उसके बारे में कुछ हो सकता है, नहीं तो बोलना है तो फिर अपना माइक ऑन करो और बोलो। सर ऍक्च्युली ना तत्वप्रकाशिनीमध्ये एक वैद्य आलेले, उडुपा म्हणून त्यांचं इनिशियल नाव नाही आठवत, उडुपीवरून आलेले ते. तर त्यांनी आम्हाला तिथे
ऑरा स्कॅनिंगचं डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवलेलं. म्हणजे हम्म, ते कॅमेरा नव्हता, पण ते ऑरा स्कॅनिंगचं काहीतरी डिव्हाइस होतं. तर त्यांनी वेगळ्या-वेगळ्या वस्तू घेऊन आपला ऑरा कसा चेंज होतो ते त्यांनी दाखवलेलं. म्हणजे त्या ऑरा फील्डमधून आपण बाहेर गेलं, तर असे 2 म्हणजे दुर्बिणीसारखे रॉड्स होते. खाली म्हणजे त्याला पकडायला हँडल होतं. तर ते एकमेकांपासून मूव्ह अवे करायचे. तर असं त्यांनी बरंच दाखवलेलं, की चाफ्याचं फूल घेऊन वाढलेलं, नंतर नारळानी पण वाढलेला ऑरा. म्हणजे ते वस्तू घ्यायची आणि आपण चालायचं त्या ह्याच्यापासून त्यांच्यापासून थोडंसं डिस्टन्स चालायचं. तर नारळानी वगैरे तर म्हणजे 4-5 पट ती एनर्जी फील्ड वाढलेली. आणि त्यांचं असं म्हणणं होतं, की गायींचा पण ऑरा खूप म्हणजे जास्त असतो आणि खूप हीलिंग पॉवर्स आहेत म्हणून. तर ते वापरतात डायग्नोसिससाठी पण. आणि पण ते थोडं डाउजिंग सारखं झालं आणि अजून पण टेक्निक्स असतील, पण आता खूप वर्ष झाली त्याला, तर मला पण एवढं क्लिअर आठवत नाहीये. पण ओके, नाव केएन आठवेल का? उडुपा हो सर, मी शोधून सांगते. केएन ओके. उडुपा असं होतं बहुतेक. के एन उडुपा हे फेमस नाव आहे खरं तर. अं, बर, अ, ठीक है। अभी जिनको बोलना है वो हिंदी में ही बोले, कुछ लोग मराठी नहीं समझने वाले हैं। तो तत्व प्रकाशिनी ये एक गुरुकुल चलता है कोयम्बतूर में, एबीपी में। और इसमें एक ऑरा स्कैनिंग का प्रात्यक्षिक दिखाया था, ऐसा उसका कहना है। तो थोड़ी जानकारी आगे इकट्ठा करते हैं इसके बारे में और कुछ पता चलता है तो देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद की दृष्टि से इसका प्रयोग करें, आयुर्वेदी विधान उससे बनाए, ये महत्वपूर्ण है। तो शायद कोशिश करेंगे इसके बारे में। तो कल इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं, आज रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। ये हमारा अच्छा रहा आयुर्योग का जो वर्कशॉप था। तो अभी फिर से मार्च में करेंगे, लेकिन मुझे सभी से अनुरोध है कि सभी इसमें ज्वाइन